हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं विकास की धारणता के बारे में, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 यानी कि विकास का। विकास के अंतर्गत हमने कई सारे पैमाने पढ़े, आय को देखा, आय के अतिरिक्त और मापदंड देखे, हमने मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी देखा, हमने विकास क्या वादा करते हैं ये भी देखा, आय और आय के अतिरिक्त दूसरे और अन्य लक्ष्य हैं उनके बारे में भी हमने बात की। बात करेंगे विकास की धारणता के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए फिर बोला कोई सब्सक्रिप्शन कोई कोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है, एक एक चीज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट वहां पर नहीं करना है। क्लियर बात? तो आगे बढ़ते हैं, विकास की धारणता में आगे चलते हैं। क्या होगा तो हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लेते हैं कि एक विशेष देश काफी विकसित है, मतलब एक पैमाना मानना पड़ेगा ना कौन देश विकसित है, तो एक देश को मान लिया कि बहुत विकसित है। अब विकास की बात जैसे आप करते हैं तो ये विकास जो है, हमने विश्व मतलब हम दुनिया में रहते हैं तो हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इस स्टेटमेंट को याद रखकर, इस स्टेटमेंट को मानकर हमको विकास करना है, उसकी धारणता पर बात करनी है। मतलब जब हमने अपने बच्चों से उधार लिया है तो उनको लौटाना पड़ेगा, तो मतलब आपको ऐसे विकास करना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें बची रहें, आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके, तो फिर हम उसको कह पाएंगे विकास की धारणता। क्लियर? हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। चूंकि हमने स्टेटमेंट में देखा कि हमने उत्तराधिकार में हमें विकास नहीं मिला, विश्व में उत्तराधिकार में नहीं मिला, हमने भावी पीढ़ी से लिया है। इस कारण से विकास का जो स्तर है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहना चाहिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, जो बाद की बात होती है, तो बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार या स्तर जो है वो धारणीय नहीं है। मतलब आप इस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें बची रहें। आप चाहते हैं कि आज ही चीजें खत्म हो जाएं, तो उन्होंने बोला कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो इस तरीके से काम करें कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, ताकि संसाधन उनके लिए भी बचे रहें। अब धारणता जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है, उसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। भारत में भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर के बारे में बात करते हैं, जमीन से निकाला गया ये पानी, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल की अति उपयोग होने पर का गंभीर संकट है। 30 जिलों से सूचना मिली है कि पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों के अति उपयोग कर रहा है ना, मतलब भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस संसाधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा, है ना, मतलब कि इस साधन का लगभग बहुत तेजी से उपयोग कर रहा होगा। तो आपको भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा की दृष्टि से, मतलब आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। मध्य और दक्षिणी भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रही शहरी बस्तियों में पाया जाता है। अब बात करेंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है, ये भी बात हमको पूछनी होगी। मतलब ये कुएं का फोटो आप देख पा रहे हैं साथ में। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की इस तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम साधन के अति उपयोग कर रहे हैं, मतलब भविष्य में हमें समस्या आने वाली है। देखो, आपको मैं बता दूं कि जो जल है, पहले अपन जल के ऊपर बात कर लेते हैं।
जल जो है वो कैसे प्राप्त होता है हमको, तो हम जहां रहते हैं तो हम समुद्र का पानी तो लाते नहीं है, तो हमको पानी प्राप्त होता है वर्षा से। अब ये पानी हम 2-3 प्रकार से प्राप्त कर पाते हैं। एक तो नदी के अंदर प्राप्त करते हैं, दूसरा तालाब के अंदर प्राप्त करते हैं, और तीसरा भूमिगत जल होता है ना। क्या होता है? भूमिगत जल होता है। भूमिगत जल का मतलब क्या हो गया? भूमिगत जल जैसे जमीन के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जमीन के अंदर से आप क्या करेंगे? पानी को निकाल लेंगे। मतलब कि जमीन के अंदर से कैसे निकालेंगे? तो आपने ट्यूबवेल लगवा लिया, नलकूप लगवा लिया, वो माध्यम हो गया, या फिर आपने कोई कुआं खोद दिया, वो माध्यम हो गया। यही माध्यम हो सकते हैं आप निकाल लेंगे। अब क्या होता है? नदियों का पानी बहता रहता है। नदियां क्या है? अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को छोड़ दें तो ये कभी सूख जाती हैं, कभी पानी आ जाता है। तालाब की स्थिति भी वही है। हम पानी का उपयोग क्या करते हैं? जमीन के अंदर से निकालकर ट्यूबवेल लगाकर, बोरिंग मशीन से ट्यूबवेल लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया। अब आप देखना कि ये भूमिगत जल का जो हम अति उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अगले आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो, ये अगर जमीन है, मान लिया कि ये जमीन है, तो इसमें अगर आप मानते हैं कि भूमिगत जल, ये कोई कुआं खुदा हुआ है, ये कोई कुआं है ना। ये कुआं लगा देता हूं मैं ऐसे, कुछ समझ गए ना। ये अपन ने गिररी लगा दी, और यहां से क्या है कि ये रस्सी आ रही है, और इस रस्सी पर आप समझिए कि ये बाल्टी बंधी हुई है। अब ये यहां पर पानी भरा हुआ है, समझ रहे? ये भूमिगत जल है, जमीन से आप निकाले। लेकिन आपने इसका इतना अति उपयोग किया कि आपने ट्यूबवेल लगा दिया। मान लीजिए कि आपने ऐसे ट्यूबवेल का, मान लीजिए कि ये ट्यूबवेल आपने लगा दिया, ये आपने बोरिंग कर दी यहां पर, और क्या कर दिया? ट्यूबवेल को यहां पर सेट कर दिया। क्लियर बात? तो अब आप देखें यहां पर कि ये वाली जो बात कर रहे हैं, ये आपने ट्यूबवेल यहां पर लगा दिया, और ये ट्यूबवेल का कनेक्शन हो गया यहां पर, और ये पानी फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? कुएं से आप, हो सकता है चूंकि आपके पास मशीन नहीं थी तो आप बाल्टी से कम पानी निकालें, फिर भी आप पानी निकाल रहे हैं तो कुएं में ये पानी भरा हुआ है, यहां पर आप पानी धीरे से ले पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। अब ट्यूबवेल क्या हुआ? आपका एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें 2 बटन लगे हैं, स्टार्ट का और स्टॉप का। स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, आपने बटन दबाया, पानी तुरंत आना चालू हो गया। अब पता चला कि हमने नहाने के लिए चालू कर लिया, हमने खेत में उपयोग कर डाला। खास तौर से इस चीजों का उपयोग हम कहां करते हैं? जहां पर हम कृषि के आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब वहां पर खेत खाली नहीं रहने देते, इतना करते हैं। अब ये ट्यूबवेल कितना करवा देंगे? 400 फीट, 500 फीट, 1000 फीट गहरा करवा देंगे, पानी निकालें। अब आप ज्यादा उपयोग करेंगे, धीरे धीरे वाटर लेवल जो है, पहले पानी इतने पर मिलता था, फिर इतने पर मिलने लगा, फिर इतने पर मिलने लगा, फिर इतने पर मिलने लगा, फिर ये होगा कि 1000 फुट से नीचे चला गया, आपको मिलेगा ही नहीं। हमने देखा कि कुछ वर्षों में 4 मीटर खिसक गया है जल, मतलब कुएं में तो फिर मिलेगा ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? और गहरा करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? अब अगर लगातार उपयोग, अब आप कहेंगे कि भूमिगत जल जो है वो तो नवीकरण साधन है। मतलब ये क्या होगा कि भूमिगत जल जो है वो कैसा? वर्षा का जल जो आता है, भूमिगत जल जो है वो वर्षा का जो जल है उससे क्या हो जाता है? नवीकरण हो जाता है। मतलब इसका नवीकरण हो जाता है वर्षा के जल के द्वारा। अब वर्षा के जल के द्वारा नवीकरण होगा तो जरूरी थोड़ी है कि वर्षा उतनी गिरे। वर्षा, मान लीजिए कि वर्षा अगर कम हुई है और आपने भूमिगत जल का उपयोग ज्यादा कर डाला है तो क्या होगा? स्तर घटेगा। तो आपको उपयोग इस बैलेंस को करके करना है कि जितना रिचार्ज होता है, और हम वर्षा के पानी को जमीन में डालते कहां है? हमारा तो पानी बह जाता है। तो आप कम से कम अगर वर्षा के पानी का उपयोग करें, भाई रिचार्ज बनवा दें, जिसको सॉक पिट कहते हैं, या छत का पानी जमीन में डलवा के गड्ढे करवा दें, तो इससे कम से कम भूमिगत जल का स्तर तो बना रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को और गहरा बोर नहीं करवाना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगी कि हमारे पिताजी लोग तो चौपट कर गए, अब ये पता नहीं कितना बोर करवाना, पैसा ही नहीं हो पा रहा, पानी के बिना मरे जा रहे हैं, इनने सब बर्बाद कर दिया। सोच कर काम किया होता तो शायद हम लोग को पानी की इतनी दिक्कत ना आती। ऐसी बातें अगली पीढ़ी ना कर पाए, इसी को कहते हैं हम क्या? धारणीयता, विकास की धारणीयता। क्लियर बात? अब आप बात करें गैर नवीकरण साधन, वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनकी बात करें। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पूर्ति नहीं होती, बहुत लंबा समय लगता है बनने में। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले जानकारी नहीं होती, या पहले हम उनके बारे में जानते नहीं होते हैं। दूसरे उदाहरण से समझते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के ये आंकड़े आप देखते हैं, जैसे देश या क्षेत्र मध्य पूर्व देखा, संयुक्त अमेरिका देखा और दुनिया देखी। आप देख रहे हैं मध्य पूर्व का जो देश है, यहां पर जो भंडार की बात कर रहे हैं 807 मिलियन बैटल, मतलब 807,000 मिलियन बैटल स्टोरेज है।
यूएसए में 50 है और दुनिया भर में 1696.6 है। उपयोग क्या कर रहे हैं? तो आप देखेंगे मध्य पूर्व कितना उपयोग कर रहा है? 70। अमेरिका कितना कर रहा है? 10। और दुनिया कितनी कर रही है? 50। मतलब अगर आप तुलना करें तो ये अपने भंडार की तुलना में काफी कम कर रहे हैं। अगर इनकी भंडार की तुलना में इनको देखें तो ये तो कितना कर रहे हैं? लगभग कितना कर रहे हैं? लगभग 5 मतलब 1/5। मतलब अगर इसी स्पीड से करते रहेंगे तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। और ये देखें कि दुनिया और कम कर पा रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये तेल के कच्चे भंडार हमने देखे। उदाहरण के लिए जमीन से जो कच्चा तेल हम निकालते हैं वह क्या है? नवीकरण है। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चल रही है और इस तालिका को आप देखिए, इस तालिका को आप समझिए और जानिए, पता लगाइए कि भाई क्या है ये। हमने क्या है? ये भंडारण का हमने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है कि भंडारण कितना कितना है। क्लियर बात? यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान खालिस्तान कॉलम 1 को दर्शाती है। महत्वपूर्ण यह है, यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहा तो ये भंडार कितने वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। मतलब जैसे आप उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे आप अमेरिका का देखें, यहाँ पर जिस तरीके से उपयोग कर रहा है कि 10% उपयोग कर लेता है, तो है मतलब इसका कितना कर रहा है? आप देखें लगभग 10 उपयोग कर ले रहा है 50। कितना हो जाएगा? 5 साल में अगले खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या है? ये समय आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। हमारे यहाँ चूंकि ट्रांसपोर्टेशन तेल से ही होता है, ट्रक वगैरह तेल से ही चलते हैं, तो फिर हर एक चीज पर असर पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। मतलब वो ऐसे क्या कर रहे हैं कि भाई भंडारों पर कब्जा करने के लिए अलग देशों पर अटैक करते हैं ताकि भंडार वो और बढ़ाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इस प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में है कि कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। कैसे? क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा करें। मतलब आपको देखना है कोई देश विकास कर पाएगा उसके लिए कच्चा तेल जरूरी है या नहीं है। आप सोचकर बताएं, ये आपका काम है, आपको बताना है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या विकास के लिए केवल कच्चा तेल हाँ आवश्यक है, लेकिन कच्चे तेल के अलावा भी कई सारी बातें हैं। हम लिखेंगे कि हाँ आवश्यक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीजों की आवश्यकता है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान लगा रहे हैं? जब अगर ये कच्चे तेल समाप्त होने लगेंगे तो इसके दाम बढ़ेंगे तो भारत में महंगाई बढ़ेगी और एक निश्चित समय में कच्चा तेल समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमें अपने ऊर्जा के विकल्पों को खोजते रहना होगा, उनकी खोज करते रहनी होगी। पर्यावरण, ये पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण में गिरावट है ना, तो आप देखें पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय आय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम जो होते हैं, जो पर्यावरण गिर रहा है, चूंकि हम विकास की दौड़ में लगे, ट्रक दौड़ा रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, हो रहा है, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण, कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाना है। यह क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, भविष्य के हिसाब से जुड़ा है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसे ही प्रदूषण होता रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, चलिए मैं यहां बता देता हूं आपको कि क्या होगा। यहां पर मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, हमने माना कि ये हमारी पृथ्वी है और हमने ये भी माना कि ये हमारा सूर्य है ना, ये हमने माना कि ये हमारा सूर्य है। सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये किरणें निकल रही हैं ऐसे। अब इस किरणों में, सूर्य की किरणों में कई प्रकार की चीजें आती हैं। जैसे हम बात करें कि इसमें ऊष्मा जो रहती है बहुत सारी रहती है। अगर एक और चीज बना ली जाए, हम माने कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनी हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आपको देखने को मिल रही है, तो आप इसमें पाएंगे, इसमें क्या पाएंगे आप कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये करता है कि सूर्य की किरणें आती तो है लेकिन इनको वापस नहीं जाने देता, टकरा कर इनको यहां पर रोक देगा। फिर ये ऐसी कुछ किरणें ही वापस जा पाती हैं और कुछ ऐसी रुक जाती हैं, है ना। कुछ तो निकल जाएंगी वापस, कुछ तो वापस निकल जाएंगी, कुछ लौट जाएंगी, लेकिन कुछ को क्या करेगा, इस तरीके से रोक लेगा। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये सारी किरणों को यहाँ पर ऐसे रोक देगा, ऐसे रुक जाएंगी, ये सारी ऐसे रुक जाएंगी। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ा देती है और गर्मी बढ़ाएगी तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा।
तापमान बढ़ेगा, है ना, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पर बर्फ है, ये बर्फ पिघलेगी। तो आसपास के एरिया में, है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका कुछ हमने देखा हुआ था, कुछ इस तरीके का है। यहां पर हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करी हुई थी। तो क्या होगा, ये सब पिघलना स्टार्ट होंगे, ये डूब जाएंगे, मतलब जल का स्तर बढ़ जाएगा और स्थल वाला भाग डूब जाएगा। मतलब प्रदूषण खतरनाक चीज है, इतना हमको समझना चाहिए और ये भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का एक नया क्षेत्र है और इसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अन्य समाज वैज्ञानिक इसमें सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों से भी समझना होगा, अर्थशास्त्रियों से भी समझना होगा कि आप नई परिभाषाएं दें, है, दार्शनिकों के विचार भी जानने होंगे और दूसरे सामाजिक वैज्ञानिकों के से भी जानना होगा। तो ये सब मिलजुल कर इस पर काम कर रहे हैं, कैसे हम आगे भविष्य में धारणता के को लेकर काम कर पाए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए चीजें बची रह सके, आगे आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है कि हम कहां जाना चाहते हैं, मतलब हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने भविष्य को कहां ले जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। मतलब देश को आप कैसा बनाना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त या प्रदूषण युक्त। आप क्या चाहते हैं, केवल पैसा हो बाकी सब चौपट हो, या थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो बढ़िया चल रहा हो। तो ये सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इस पर विकास को लेकर आज भी बहस जारी है, बहस हो रही है। तो ये बात की हमने विकास की धारणता के बारे में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube चैनल पर, हमारी एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं और वो भी क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी के साथ मिलते हैं, बेस्ट फैकल्टीज के साथ मिलते हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। यहां पर जो वीडियो आप देखते हैं उसके लिए आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई कूपन नहीं लगाना। सिंपली आपको वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर जाना है, वीडियो देखना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, हमें और घर वालों को खुश करना है। हमारे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे CBSE, यहाँ पर हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए NCERT की बुक्स वगैरह कवर करते हैं, फॉर NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन, बैंक इंश्योरेंस के बारे में, RRB, SSC के बारे में, UPSC और JET कैप, ये सारे कोर्स बिल्कुल फ्री हैं, आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, डाउट भी पूछें, हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इंपॉर्टेंट चीज के पढ़ते जरूर रहिए। धन्यवाद।